Yeah, first of all, thanks for joining. I think काफी short notice पे you agreed to do this. Thanks for that. So Ayush, first thing first, GSoC क्या है? So GSoC एक बेसिकली गूगल का एक व्हाट वी कैन से प्रोग्राम है जिसके अंदर गूगल वांट्स अस टू कनेक्ट विद ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनहांस द ओपन सोर्स डेवलपमेंट कल्चर. सो होता क्या है कि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस काइंड ऑफ फ्री वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास ना तो कोई पैसा होता है ना ही लोग होते हैं काम करने के लिए. तो जो भी लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं वो बेसिकली अपनी विल के अकॉर्डिंग करते हैं. अपने उनको काम करने का मन होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस आइडिया के अंदर, दैट्स व्हाई वो लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं. सो टू इंक्रीज ऑल दिस कल्चर गूगल क्या करता है, GSoC प्रोग्राम के थ्रू उन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो अपनी रीच को बढ़ा सके. ठीक है, तो उसके अंदर पहले क्या होती है कि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोजेक्ट्स और अपने बारे में गूगल GSoC को प्रेजेंट करती है. देन आउट ऑफ दैट गूगल सेलेक्ट करती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें अच्छी लगी एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन GSoC का पार्ट होनी चाहिए. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो जाती है. देन जो भी वो लोग प्रोजेक्ट्स प्रपोज करते हैं एंड जो भी स्टूडेंट्स उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सो उनके बिहाफ पे गूगल हमें पे करती है. सो इफ अ स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड, द स्टाइपेंड जो भी हमें GSoC में मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं करती, गूगल उनके बिहाफ पे हमें पे करती है ताकि ओवरऑल ओपन सोर्स कल्चर इंक्रीज हो. गॉट इट. ठीक है, ओपन सोर्स कल्चर क्या है? सो बेसिकली ओपन सोर्स कल्चर इज दैट कि कोई भी एक तुम्हारे पास पीस ऑफ कोड है वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है एंड उसको कोई भी चेंज करके खुद के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके यूज कर सकता है. सो दिस इज बेसिकली अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो ओपन सोर्स कल्चर में क्या होता है कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर उसको उसके कोड को एकदम ओपन कर दिया ताकि कोई भी बंदा उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, कोई भी बंदा उसको टेस्ट कर सके. एंड आज के टाइम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो रिलायबिलिटी होती है ना वो सबसे मैक्सिमम होती है. लेट्स से जो जितने भी अपन फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं जैसे Django हो गया, Node.js हो गया, सारे ओपन सोर्स है. एंड ओपन सोर्स होने की वजह से इनके अंदर इतनी व्हाट वी कैन से इतनी ड्यूरेबिलिटी आती है, इतनी रिलायबिलिटी आती है. मतलब इतने रॉबस्ट सॉफ्टवेयर बनने का एक मेजर रीजन ओपन सोर्स होना ही होता है उनका. बिकॉज लोग बाग बताते रहते हैं, जितनी भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है वो सब बताते रहते हैं एंड टाइम टू टाइम वो सब चीजें फिक्स होती रहती है. आफ्टर ऑल दैट वी कम अप विद अ मोर रोबस्ट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि एरर प्रोन नहीं होता. गॉट इट. तो यार कोई भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उस पे अगर मेरा लेट्स से मैं कोडर हूँ, मैं उस पे कुछ सजेशन दूंगा, तो ये कौन वैलिडेट करेगा कि जो मेरा सोल्यूशन था जो मैंने टेस्ट करके प्रपोज किया है वो सही है? ये फाइनल कॉल कौन लेता है? सो फॉर दैट लाइक एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम मेंटेनर्स एज वेल एज सम एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो जब भी अपन कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर लेट्स से कंट्रीब्यूट करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि तुमने जो भी फीचर प्रपोज किया है फिर जो भी तुमने कोड चेंजेस किए उसकी तुम एक पुल रिक्वेस्ट कर दो. पुल रिक्वेस्ट इज बेसिकली कि काम को प्रेजेंट करना उनकी तरफ कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, अब तुम इसे रिव्यू करके मेरा काम मर्ज कर सकते हो. सो जब भी तुमने कोई भी फीचर प्रपोज किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और रेपोजिटरी के अंदर और लेट्स से एनी सॉफ्टवेयर के अंदर, सो जो भी मेंटेनर्स होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, तुम्हारा काम को रिव्यू करते हैं. अगर तुम्हें वो काम सेटिस्फैक्टरी लगता है या फिर रिक्वायरमेंट के अलाइन लगता है तुम्हारा काम, सो फिर वो उसे अप्रूव करके मर्ज कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मेंटेनर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही पूरी रेपो को संभालेंगे. ठीक है, होता क्या है कि वो भी एक टाइम पे कंट्रीब्यूटर्स ही थे. उन्होंने कंट्रीब्यूट कर करके अपना डिवोशन, डेडिकेशन उस प्रोजेक्ट की तरफ शो किया, तभी उन्हें मतलब मेंटेनर और एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया. गॉट इट. अगर तुम भी करते तो तुम भी ये सब मतलब इजीली कोई भी रेपो के मेंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे. गॉट इट. ठीक है. सो उसमें इसका पूरा साइकिल कैसे होता है? एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपका स्टेप्स क्या होते हैं पूरा GSoC क्वालिफाई करने के लिए? एंड एंडिंग में कि एक बार अगर आप GSoC क्वालिफाई कर लेते हो
क्या स्टेप्स होते हैं आपको वहां पे जाके आपको किसी एक सो गूगल ऑफिस या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोकेशन पे जाके आपको यू विल हैव टू वर्क आउट, और आप रिमोटली ही इसमें कंट्रीब्यूट करते हो? So I'll just start with your last question, that should we have to work remotely or should we have to present at the organization's office? So GSoC में जितना भी अपन काम करते हैं वो completely remote work होता है, इसमें कहीं भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होती. What the cycle of GSoC is? So for that होता ऐसा है कि जनरली मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही सेलेक्ट होती है, उनके प्रोजेक्ट जैसे ही अनाउंस होते हैं, तो तुम्हें जिस भी प्रोजेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक प्रपोजल सबमिट करना होता है. उस प्रपोजल में तुम्हें उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपना सोल्यूशन प्रपोज करना होता है कि मैं ऐसे काम करूँगा. उसके अंदर तुम्हें डिटेल टाइमलाइन देनी होती है कि इस हफ्ते में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अगले हफ्ते में ये हो जाएगा, या फिर GSoC के 3 इवैल्यूएशंस होते हैं, तो इस इवैल्यूएशन तक मेरे ये पार्ट ऑफ मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा. सो ये सब चीज़ें प्रपोज करनी होती है ना. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कि तुम्हारा प्रपोजल कितना अच्छा है या फिर बाकियों के कंपैरिजन में क्या स्टैंडिंग है, एंड आफ्टर ऑफ दैट लाइक तुम्हारा प्रपोजल सेलेक्ट होता है. बट ये तो हुई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होने की बात की बात. सो इससे पहले का जो होता है ना टाइम, वो बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन GSoC मतलब अब तो ऐसा है कि इसके अंदर कंपटीशन हद से ज़्यादा हो चुका है. जो भी बंदे होते हैं, जैसे कि मार्च में ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट अनाउंस होती है, मार्च और फरवरी एंड में. सो बंदे होते हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस GSoC की मतलब प्रीवियस GSoC ईयर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आई है, मोस्ट प्रोबेबली वो इस ईयर भी आ रही होती है, फिर नेक्स्ट ईयर भी आएगी. सो उनमें से वो लोग प्रिडिक्शन करके ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके अंदर कंट्रीब्यूट करना ऑलरेडी चालू कर देते हैं. So the best way to start preparing for GSoC is from December और January. So इतना पहले से हमें चालू करना ही होता है, because जो भी बंदे नए आते हैं उनको मतलब काफ़ी दिक्कत आती है, because already उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स पहले से ही होते हैं. My case was that कि मैंने दिसंबर में ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट या फिर प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करना चालू कर दिया था. GSoC का दिसंबर से स्टार्ट किया for a GSoC which was supposed to happen in what duration? GSoC का जो टेंटेटिव पीरियड होता है वो मई टू अगस्त होता है. For the 3 months that was happening to my part of internship or GSoC, that were from May end to August starting. So for that 3 months I started 6 months before, that is in December. So I started shortlisting the project ideas. I started filtering out the organization that I will be contributing in the future for related to GSoC. So मतलब ये सब filtering out, और मतलब I was not that much fully dedicated towards this solving, because in parallel मेरी और भी projects थे और भी college related work था, but I was मतलब मेरा mind इस चीज में था कि मेरे को GSoC करना ही है इस साल. So एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और अपना माइंड है ना बना रहा था कि मेरे को किस में कंट्रीब्यूट करना है, बिकॉज दे हैव टन ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू कंट्रीब्यूट एंड डिसाइड लाइक कि मेरे को यही प्रोजेक्ट में काम करना है. सो उसके लिए एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते तो देने ही पड़ेंगे. एंड मुझे अपना माइंड मतलब किसी एक प्रोजेक्ट पे लाने में मतलब 1 महीना लग गया था. Got it. What's the metric to decide this कि which organization should we pick? हाँ, अब इस पे बात करते हैं. तो जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी तुम फिल्टरिंग आउट करते हो उसके 3 से 4 अपन प्रोसेस रख सकते हैं. फर्स्ट प्रोसेस में ऐसा होता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन से गो थ्रू करो, उसके उनके क्या प्रोजेक्ट्स है, किस एरिया ऑफ डोमेन में वो लोग काम कर रहे हैं, एंड आउट ऑफ दैट सेलेक्ट की तुम्हें मतलब कौन सा डोमेन में इंटरेस्ट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज में वो लोग काम कर रहे हो जो कि तुमने कभी सुनी नहीं हो, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस को हटा दो. देन सेकंड प्रोसेस में ऐसा होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के तुम्हें उनका काम पसंद आया, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का कि जिस भी डोमेन में वो लोग काम कर रही है वो अच्छा है, उसके बाद उनके प्रोजेक्ट्स देखो.
कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो प्रपोज कर रहे हैं, या फिर लास्ट ईयर या फिर इस साल कोई भी उनकी जो भी लेट्स से सॉफ्टवेयर है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर रेपोजिटरी है, वो अगर वो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं उनके, तो पहले वो ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट करो. So फर्स्ट you spoke about domains. Can you elaborate on that? सो डोमेन्स में ऐसा होता है कि different organizations have different domain in the field of computer science. So for example, like domain can include artificial intelligence, machine learning, mobile development, web development. It may have some core libraries also in different programming languages, in which you need to have some concepts related to compiler design and operating systems. So ऐसे different फील्ड आती है. अब जैसे मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को सिर्फ मोबाइल डेव में एक्सपीरियंस था और मुझे जावा और थोड़ी सी C++ आती थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हटा दिया जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो डील करती है, या फिर मेरी प्रायोरिटी थी कि या तो मैं मोबाइल डेव रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ या फिर कोई जावा रिलेटेड ऑर्ग में काम करूँ. तो मैंने ML या फिर AI वाली जितनी भी ऑर्ग्स है उनको हटा दिया था. देन फर्स्ट प्रोसेस के बाद में आउट ऑफ मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास कुछ 20 to 25 ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बची थी. फिर मैंने उनके अंदर गो थ्रू किया, मैंने उनके प्रोजेक्ट देखे कि कौन से प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए या फिर लास्ट ईयर कौन से थे. एंड मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रही होती है उन्हें GSoC वालों को अपनी एक आइडिया लिस्ट देनी होती है, प्रोजेक्ट आइडिया लिस्ट, कि वो क्या क्या प्रोजेक्ट प्रपोज करने वाली है. उसके बेसिस पे ही गूगल उन्हें सेलेक्ट करती है. सो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन GSoC में आने वाली होती है तो तुम्हें उसकी आइडिया लिस्ट इजीली मिल जाएगी. सो सेकंड प्रोसेस में मिल जाती है ये आइडिया लिस्ट इन द स्टार्ट ऑफ January or maybe December, like depends on organization to organization. Right. So दो चीजें, एक तो आइडिया लिस्ट और एक तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल हुई उसकी लिस्ट. सो व्हेन डू वी गेट दैट फाइनल लिस्ट? यार ये वाली ऑर्गेनाइजेशन तो हैं जो भी वर्कआउट करेंगे. So for the final list, as I told you before that जो फाइनल लिस्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनली GSoC का पार्ट होने वाली है वो या तो February एंड में आती है या तो मार्च की स्टार्टिंग में लिस्ट रिलीज होती है. सो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं और मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट ईयर का ट्रेंड फॉलो किया. लास्ट ईयर मैंने 2-3 इयर्स की GSoC ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट को गो थ्रू किया. देन प्रेडिक्ट करो कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 2 साल से कंटिन्यूस आ रही है तो वो थर्ड ईयर भी आना ही है. और इसके बाद में जब तुम कंट्रीब्यूट करना चालू करो तो आस्क फ्रीली जो भी मेंटेनर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है उस ऑर्गेनाइजेशन का कि इस साल ये ऑर्गेनाइजेशन GSoC का पार्ट ले रही है कि नहीं. तो आपने बताया कि आपको फेब तक पता चल गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनल हैं. आगे के स्टेप्स? सो आगे इसके बाद में मतलब जो भी तुम चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते रहो. साथ के साथ पैरेलल में जिस भी प्रोजेक्ट में तुम काम करना चाहते हो या फिर जो भी आइडिया लिस्ट में उन्होंने प्रपोज किया है, या फिर कोई भी तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम्हें लगता है कि अच्छा है, सो उसके रिगार्डिंग अपने मेंटर्स या फिर जो भी मेंटेनर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे बात करो कि मैं इसमें काम करना चाहता हूँ. उसके बाद में ऐसा होता है कि अगर तुम जिस भी प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो या फिर कोई भी तुम्हें ऐसा न्यू फीचर लगता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा या फिर इस रेपोजिटरी या फिर इस सॉफ्टवेयर के लिए अच्छा होगा, तो वो चीज़ तुम डिस्कस करो जो भी तुम्हारे मेंटर्स है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनसे डिस्कस करो. एंड प्रोजेक्ट चूज करने से पहले ध्यान रखना कि उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी 2 से ज़्यादा लोग काम ना कर रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही बंदा सेलेक्ट करेगी. राइट. सो उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना होता है. एंड इन पैरेलल तुम अपने प्रपोजल के ऊपर काम करना चालू कर दो, बिकॉज प्रपोजल कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज इट शुड बी डिटेल्ड एंड इट शुड बी वेल एक्सप्लोर्ड. सो जितनी भी चीज़ें तुमने अभी तक कंट्रीब्यूट की है, जितने भी तुम्हारे आइडियाज है, जो भी सोल्यूशन है, टाइमलाइन है, वो लोगों से डिस्कस करो एंड उसे अच्छे से प्रपोजल में मेंशन करो. एंड प्रपोजल आपको कब तक शेयर करना होता है? प्रपोजल की जो डेडलाइन आती है वो मिड ऑफ मार्च आती है. फॉर दिस ईयर इट वाज 16th March, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ 1 month टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रिव्यू ऑल द प्रपोजल्स
and select the best out of them, and after that जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनकी लिस्ट रिलीज हो जाती है। एंड वो फाइनल जो रिलीज होती है लिस्ट, वो कब आता है, उसका क्या टाइमलाइन रहता है? उसका टाइमलाइन फॉर दिस ईयर एंड फॉर ऑल द इयर्स इट वाज maybe in last week of April or first week of May, so जो भी लिस्ट अनाउंस होती है उसकी डेडिकेटेड टाइमलाइन यही रहती है। फेयर एनफ यार। तो इस दौरान सो ये वो वाला टाइम रहता है जिसमें अगर कोई अपने सेकंड ईयर इवन थर्ड ईयर में हो, मोर सो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपका एक इंटर्नशिप भी रहेगा। सो हाउ डू पीपल टेक अ कॉल? इज इट, एंड आई एम सपोजिंग कि आपका जीसॉक और इंटर्न साथ में मैनेज होना मुश्किल होता है। क्वेश्चन अच्छा है, बट इंटर्नशिप और जीसॉक को साथ में रखना डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इन माय केस मतलब मेरी जो कंप्लीट फोकस था वो जीसॉक पे ही था, बट सम ऑफ माय फ्रेंड ने जीसॉक पैरेलल किया अपने इंटर्नशिप के साथ में, सो उन्होंने इंटर्नशिप भी की एंड जीसॉक भी किया। बट अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है तो और किसी भी डोमेन में अच्छे से अपनी ग्रास्प करनी है और कुछ मतलब कुछ अच्छा करना है जो कि तुम्हें आगे जाके अच्छा लगे कि मैंने ये अच्छा किया, बट वो चीज इंटर्नशिप के साथ होना मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें सीखनी है तो तुम्हें उसके अंदर ही मतलब घुस जाना होगा एंड उसको अच्छे से करना होगा। सो और मतलब वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कहावत ऑफ हिंदी, मतलब दो जगह हाथ मारोगे तो एक भी चीज हाथ में नहीं आएगी, तो ये चीज बहुत जरूरी है। सही बात है। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है उस पे थोड़ा जूम इन करते हैं। मेरा ऐसा था कि मतलब आई हैड एक्सपीरियंस इन मोबाइल डेव इन एंड्रॉइड और इन फ्लटर, सो आई वाज काइंड ऑफ अलाइन्ड टुवर्ड्स मोबाइल डेव प्रोजेक्ट्स, बट जो मैं प्रोजेक्ट्स देख रहा था उनमें ऑलरेडी 2 या 3 बंदे काम कर रहे थे एंड आई फाइंड नो पॉइंट कंट्रीब्यूटिंग टू देम और लाइक परस्यूइंग देम फॉर माय जीसॉक। सो मतलब मैंने ऐसे किया कि रिलेटेड टू एंड्रॉइड हो, बट मतलब जो भी मेरी फील्ड में हो वही हो और उस पर ज़्यादा बंदे काम भी ना कर रहे। तो मैंने फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट देखे एंड उसके अंदर एक प्रोजेक्ट था एंड्रॉइड सपोर्ट एनोटेशन which is related to Android but more aligned towards core Java. Okay. Which was my domain and I find interest in that project. So मैंने मतलब वो प्रोजेक्ट देखा, उस पर कोई और बंदा भी काम नहीं कर रहा था, सो बस मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उस प्रपोजल में मेंशन हो, मैंने सारी फुलफिल की। मैंने अपना प्रपोजल बाकी लोगों से चेक करवाया, उनके रिव्यूज लिए एंड आफ्टर दैट लाइक मैंने प्रपोजल सबमिट कर दिया। ओके, सो अगर ये आपको जावा प्रोजेक्ट नहीं मिलता, व्हाट वाज योर प्लान बी? So my plan B was like my project was inclined towards core Java or compiler design thing. It was not completely related to mobile dev, but if like अगर मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो मेरा प्लान भी था कि मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि नई आई थी एंड उनके अंदर कंट्रीब्यूटर्स भी कम थे एंड विच हैज सम वर्क रिलेटेड टू एआई और एमएल, मुझे उसका थोड़ा सा एक्सपोजर था। सो अगर मुझे कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिलता या फिर कोई और प्रोजेक्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो I was thinking to contribute in that organization and उनके projects मैं उन पे काम करता। Got it, fair enough. So tell me this thing, इसमें आपके participant to organization का ratio isn't in sync कि do we have enough options available? Because then there will be always a probability that an organization has multiple contributors, which sort of reduces the chance of a single contributor to actually qualify for GSoC at later stage. So ऐसा रहता है कि मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन को स्लॉट्स मिलते हैं या फिर GSoC एक उन्हें लिमिट देता है कि तुम इतने ही बंदे सेलेक्ट कर सकते हो, उसको हम स्लॉट्स कहते हैं। सो फॉर दैट
that slot amount depends upon the number of ideas or number of projects proposed by that organization. And तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फॉस एशिया हो गया या फिर शुगर लैब्स हो गया, तो इनको इनके नंबर ऑफ आइडियाज और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टिपिकली और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इन्हें स्लॉट्स भी उस हिसाब से मिलते हैं. सो तुम इजीली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर सकते हो कि कितने आइडियाज उन्होंने प्रपोज किए. लेट्स से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने 8 आइडियाज प्रपोज किए तो प्रोबेबली उसको 5 to 6 स्लॉट्स तो इजीली मिल जाएंगे. सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 50 आइडियाज प्रपोज किए तो उसे 30 to 35 स्लॉट्स इजीली मिल जाएंगे. सो उसके अकॉर्डिंग तुम खुद को रेट कर सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. Got it. But यार ये अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो this is contradictory to the initial premise कि these organizations do not have enough funds and that's why they use GSoC as a platform to get all these open source coders. But ये फोसेशिया वगैरह ये सब तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ऑर्गेनाइजेशन बड़ी उनके नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स या फिर नंबर ऑफ जो भी लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं उससे होती है. Can you share more details about your project while you were actually at it? My project was Android support annotations, and for that like मुझे checker framework का पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा कोड बेस है, उसका एक ग्लिम्प्स चाहिए था. सो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं. प्रॉब्लम What was the problem? So what was the problem you were trying to solve? So the problem statement और my project was Android support annotation, and उसके अंदर में ऐसा था कि Android में कुछ एनोटेशंस होते हैं जैसे कि रिसोर्स एनोटेशंस हो गया या फिर थ्रेड एनोटेशंस हो गया, वो चेकर फ्रेमवर्क में अवेलेबल नहीं थे. सो चेकर फ्रेमवर्क इज अ कोर जावा एनोटेशन लाइब्रेरी. सो उसके अंदर ये वाला फीचर प्रोवाइड करना था ताकि एंड्रॉयड डेवलपर्स भी चेकर फ्रेमवर्क को यूज करें. सो उसके अंदर मतलब एनोटेशन का सपोर्ट लाना था. सो मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा था कि जो भी चेकर फ्रेमवर्क का कोड था और जो भी उनका आर्किटेक्चर था वो मुझे समझना था, एंड विच वाज क्वाइट टफ जॉब बिकॉज उसका कोड बेस बहुत बड़ा था. मतलब इट टुक मी ऑल. एनोटेशन सपोर्ट क्या होता है? एनोटेशन सपोर्ट मतलब एनोटेशन तुम्हारे कोड को चेक करना कंपाइल टाइम से पहले ही. उसके अंदर एरर्स फाइंड करते हैं एनोटेशन, ताकि जब भी तुम उसे रन कर रहे हो तो तुम्हारे कोड में, जैसे कि वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन. तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक बहुत कॉमन एरर है जो कि रन टाइम पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को मतलब क्रैश कर देता है. सो फॉर दैट जो भी कोड ओनर्स है वो एनोटेशंस और सपोर्ट लाइब्रेरीज का यूज करते हैं, जो कि मतलब डिफरेंट एनोटेशंस लगा के वो कंपाइल टाइम पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये एरर आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं. सो मतलब जो कि उनके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है बाद. सो ये प्रेडिक्टिव मॉडल है क्या जो आपका एरर फोरकास्ट करता है? हाँ, काइंड ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडल है. एंड ये बेसिकली आपका AIML के बिना हो जाता है? हाँ, ये AIML के बिना आसानी से हो जाता है. सो तुम क्या करते हो, लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल A. मुझे चाहिए कि मैं जब उसको यूज कर रहा हूँ तो वो नल नहीं होना चाहिए. सो मैं उसके आगे एक एनोटेशन लगा दूंगा @not null. सो वो एनोटेशन पूरे कोड के अंदर वेरीफाई करेगा कि ये कहीं पे भी नल नहीं हो. या फिर अगर तुम लेट्स से कि मैंने वेरिएबल A डिक्लेयर कर दिया नॉट नल एंड मैं उसको इनिशियलाइज करना भूल गया, तो तुम्हें कंपाइल टाइम पे बता देगा कि तुमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, ये कहीं पे जाके नल हो जाएगा एंड तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा. इस चीज की वजह से मतलब जो भी तुम मिस्टेक्स करते हो वो चेकर फ्रेमवर्क और अदर सपोर्ट लाइब्रेरी इजीली से डिटेक्ट कर लेती है एंड तुम्हें इंडिकेट कर देती है. गॉट इट. बट ये अभी ये सुनने में काफी सिंप्लीफाइड लग रहा है एंड ये कंक्लूसिव भी लग रहा है, काफी समरी वर्जन भी लग रहा है. आई एम श्योर कि ये विद इन दैट स्पैन ऑफ 3 months सिर्फ यही नहीं होगा, और क्या क्या बॉक्सेस थे? सो it was an example of one type of annotation, but annotations काफी तरह के होते हैं, and my work was to implement resource annotations and thread annotations in Android for check-in framework. So for that, like
मुझे चेकर फ्रेमवर्क का कोड समझना था, which was quite tough for me, and it took me almost 1/3 of my GSoC time understanding their code through documentation and sometimes reading the scratch code of the repository. So मतलब काफी टफ काम था, एंड आफ्टर दैट लाइक मेरे को ये सब चीजें समझ आ गई कि एनोटेशंस ऐसे काम करते हैं एंड जो भी नया एनोटेशन बनाने का प्रोसेस क्या होता है वो सब चीजें समझ आ गई। देन उसके बाद में मैंने कोड लिखना चालू किया, रिसोर्स एनोटेशन पे काम करना चालू किया, एंड उसके लिए भी मतलब काफी दिक्कतें आई, बट माय मेंटर वाज फाइन इनफ टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। सो मेंटर्स ने काफी मदद की, एंड जब उन चीजों पे काम किया, उनको टेस्ट किया, पता लगा कि क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं कोड को, which was मतलब मेरे को ये सब चीजों का पहले आइडिया नहीं था, एंड इट वाज क्वाइट अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। Got it. So, but one question here. So, you proposed a plan for GSoC, right? How different was this plan versus what you delivered in actual? So, in my case, मतलब मेरे को पता नहीं था कि मुझे 1/3 पीरियड ऑफ टाइम मेरा कोड समझने में या फिर फ्रेमवर्क को समझने में लग जाएगा। Right. So in that case, मतलब मैंने प्रपोज तो ऐसा किया था कि मैं हाफ ऑफ द वर्क ऑफ जो मेरा रिसोर्स एनोटेशंस का था वो मैं 1/3 टाइम में कर दूंगा, बट मैं कर नहीं पाया था बिकॉज मुझे समझने में काफी टाइम लग गया था। सो एट दैट टाइम मेंटर हेल्प, एंड मतलब मेंटर ने काफी मोटिवेट किया कि मतलब इतना टाइम तो सबको लगता ही है, एंड नो वरीज, मतलब तुम आगे आराम से कवर अप कर लोगे। सो आफ्टर दैट लाइक मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया हो गया, तो मैंने जो नेक्स्ट इवैल्यूएशन था मेरा और जो पहले इवैल्यूएशन का जो मेरा काम बचा था वो मैंने कवर अप किया, एंड आफ्टर दैट लाइक मैं ट्रैक पे आ गया था। Right. So from what I know, these evaluations are monthly, right? Yeah, they are monthly. Okay, and they are conclusive as well. So, for example, if someone doesn't perform within every evaluation, टाटा बाय बाय होने का चांस रहता है? या टाटा बाय बाय होने का चांस बिल्कुल रहता है, बट देयर इज अ थिंग दैट कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रेशर रहता है कि वो किसी भी स्टूडेंट को ऐसे रिजेक्ट ना करें, बिकॉज नेक्स्ट टाइम उन्हें स्लॉट्स कम मिलते हैं, एंड देयर आर चांसेस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया तो उन्हें GSoC में वापस आने का चांस ना मिले। सिमिलरली स्टूडेंट्स का भी रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, काम को ना छोड़े, मतलब बोथ वेज रहता है कि तुम भी काम ना छोड़ो एंड ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हें ना छोड़े। बिकॉज अगर तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई चारा नहीं है कि तुम्हें पास करे, बट अगर तुम थोड़ा डेडिकेशन दिखाते हो तो यू कैन इजीली पास ऑल द इवैल्यूएशन। गॉट इट। ठीक है, तो आपका अगस्त में ये पूरा थर्ड इवैल्यूएशन भी हो गया। You get to know straight away that okay, things have been fine, या फिर it takes some time to for them to come back? फर्स्ट और सेकंड इवैल्यूएशन का रिजल्ट तो 1 या 2 दिन में आ जाता है, बट थर्ड इवैल्यूएशन रिजल्ट में आई थिंक 10 to 15 days लगते हैं, which was quite a hard beating moment. Like तुम्हें लगता रहता है कि so there is a monetary impact as well. So मतलब ऐसे धक होती रहती है अंदर की जो भी तुमने 3 महीने काम किया वो फाइनली एंड होने जा रहा है, अच्छे नोट पे एंड होगा कि नहीं, या फिर मैं पास कर पाऊंगा, बट करेक्ट नॉनदलेस मतलब हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं आती। Got it. Quite an amazing thing. When do you get the money in the bank? So GSoC offers $3,000 for Indian students, and जो भी $3,000 होते हैं वो 800 और 1200 के इंस्टॉलमेंट्स में आफ्टर ईच इवैल्यूएशन अपने बैंक में आ जाते हैं विदाउट एनी। इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, GSoC वगैरह हो गया। यहाँ पे GSoC कैंडिडेट से GSoC मेंटर की जर्नी कैसे रही? हाउ डू दे फाइनलाइज द मेंटर्स का काम GSoC स्टूडेंट से काफी कम होता है, बिकॉज दे हैव टू monitor your progress, and their devotion hours or let's say working hours for GSoC मतलब काफी कम होते हैं स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, which is almost around 4 to 6 hours per week, whereas for in comparison for student
it has like 30 to 40 hours per week, which is quite a lot. And so mentor बनने का ऐसा रहता है कि अगर तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑलरेडी उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके कांटेक्ट में हो, एंड इफ यू वांट टू मेंटर इन GSoC, जस्ट आस्क देम कि मैं ना स्टूडेंट्स को मेंटर करना चाहता हूँ, मैं GSoC का मेंटर बनना चाहता हूँ, एंड इफ दे फाइंड लाइक कॉम्पिटेंट एंड मतलब हेल्पफुल, देन मतलब तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे यार, ऐसी दिक्कत नहीं आती. So what are your responsibilities as a mentor? So I have one project in Jenkins. So but like मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि मुझे बस जो भी मेरे अंडर स्टूडेंट काम कर रहा है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है, कहीं पे भी उसको एरर्स आ रहे हैं या फिर कुछ भी दिक्कत हो रही है उसे रिजॉल्व करना है, वीकली अपडेट्स ले, एंड बस उसे मोटिवेट करना है आगे काम करते रहने के लिए. Fair enough. So you get mentorship basis your skill set, right? So जो जिससे start हुआ था कि mobile development and Java were your core, right? So your mentorship also revolves around that. So any person who is taking up similar projects will be assigned to you. तो मुझे मेंटर्स उसी प्रोजेक्ट्स में करने हैं जो प्रोजेक्ट्स उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किए या फिर जो प्रोजेक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ मेंटर करने के लिए. Okay. मतलब मुझे किसी रैंडम बंदे को मेंटर नहीं करना, जो मेरे प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है मैं उसे मेंटर करता हूँ. यार what are the things that you know sort of did in your first year and second year that help you with it, and do we actually need a formal system of education in order to go about GSoC? मैं let's say class 10th में हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एलिजिबिलिटी के लिए कॉलेज स्टूडेंट होना जरूरी है GSoC का. अच्छा, okay. एंड कॉलेज स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं? हाँ, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर जो भी तुम्हारा कॉलेज है, जब भी तुम कॉलेज में हो तब तुम कर सकते हो. So for example, in your case, Java and mobile development were the core. What are, you mentioned that there are a bunch of other options, right? AI, ML वगैरह, अलग-अलग domains हैं. Head start क्या है? मतलब if someone, you started 6 months down the line, but you had a base work done, right? You were able to come to a conclusion कि ये आपका core है. वो period कितना time लेता है? So for that, like it depends on person to person, but if you are talking about skill set, so according to me, we don't require any kind of skill set for GSoC. Like अगर तुम्हें किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर तुम्हारी अच्छी पकड़ है, तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें गिट विच इज एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अगर तुम उसके बारे में नॉलेज है, एंड तुम्हें डेडिकेशन, तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा है, so you are good to go for GSoC. Because मतलब ऐसा रहता है कि अगर तुम 3 to 4 months पहले अगर किसी भी ऑर्ग में कंट्रीब्यूट करना चालू कर रहे हो तो तुम इजीली मतलब तुम्हें जिस भी डोमेन में वो लोग काम कर रहे हो उसे एक्सप्लोर करने का प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है. सो तुम अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट अगर किसी भी चीज़ के क्लियर है तो तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट और GSoC कर सकते हो. So GSoC करने का फायदा क्या होता है? What are the perks of, you know, once you are a GSoC participant? Where does it lead to? So first and foremost perk जो GSoC का होता है वो मतलब तुम्हें नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेंटर्स होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो बेसिकली किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं. तुम उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, तुम्हें पता लगता है कि बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, जो भी तुम कोड लिख रहे हो उसके साथ डॉक्यूमेंट कैसे करते हो, क्लीन कोड कैसे लिखा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है. सेकंड इज पैसा अच्छा मिलता है GSoC में. राइट, ऑफ कोर्स. तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि गूगल का तुम्हें एक रेफरल मिलता है जिसके थ्रू तुम गूगल के जॉब के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड विच विल लाइक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है. एंड आफ्टर दैट लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो कि किसी ना किसी लैब या फिर किसी ना किसी कंपनी के थ्रू फंडेड होती है, तो तुम्हें उनके अंडर इंटर्न करने का भी अच्छा मौका मिलता है. बिकॉज मतलब मेरा एक फ्रेंड है, सो he has done GSoC in Stellar Group organization, and after that in his
सेकेंड ईयर समर्स और सेकेंड ईयर विंटर्स, सो उसने यूएस जाके यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटर्न भी की थी विच वाज फंडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो इट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो. Fantastic. Do you think there is an Indian version of GSoC in place? So Indian version of GSoC, for that, like, there is a girls group summer of food which is similar to GSoC, but in terms of stipend, it kind of like lags behind related to GSoC. But Indian version of that is, first off is the girls group summer of food. Second one is GSoC, which is organized by, I think, IIT Kharagpur. I'm not sure about that. Okay. But and there is another, I think, summer of food organized by Coding Blocks. I think Okay. 3 of them I remember. Yeah. And they are scaling up. They are scaling up well. Yeah. Girls Trip Summer of Food is quite being scaled. So I think it's the biggest amongst all three. Other two are also scaling up so fast. Open Fair source enough. culture in India is quite big and like keep on expanding these days due to lockdown situation. Fantastic. I came to know that you are also doing a bunch of things in your college, which are on building the open source community, right? I'm a part of a campus group called Mobile Development Group, which deals with all mobile dev things. So we conduct lectures for college students, we conduct online webinars, we conduct hackathons, so that like open source culture और mobile dev के अंदर लोगों का interest बढ़े. We have a dedicated GitHub organization of ours in which we had more than hundreds of repositories, and our work is fully open source there, so that anyone can contribute, anyone can use our software, anyone can develop their own using us. So Right. हमारा यही है कि बस जो भी हम कर रहे हैं लोगों को पता लगे एंड लोग उससे सीखे, लोग भी उसे परस्यू करें. ठीक है अग्रवाल साहब, आई थिंक दिस वाज फेयरली गुड. थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम. चलो, थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.